इसके बारे में पूरा देश बात कर रहा है और ये तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की, जिसमें दोनों नेताओं ने औपचारिक रूप से पहली बार लोकसभा में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और इस हैंडशेक की पूरे देश में चर्चा हो रही है। आज ओम बिरला को ध्वनि मत से लगातार दूसरी बार लोकसभा का स्पीकर चुना गया और यह परंपरा है कि जब लोकसभा के नए अध्यक्ष को चुना जाता है तो सदन के नेता यानी लीडर ऑफ द हाउस और सदन में नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और संसदीय कार्य मंत्री, ये तीनों लोग स्पीकर को उनके आसन तक लेकर जाते हैं। और क्योंकि इस बार भी सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बनाया गया है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने आज पहली बार औपचारिक रूप से पहले एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और फिर ये दोनों ही लोग ओम बिरला को स्पीकर के आसन तक लेकर गए। आप पहले एक बार तस्वीर देखिए और ये तस्वीरें आप पहली बार देख रहे होंगे, देखिए बड़ी स्क्रीन पर। तो ये वो तस्वीरें हैं जो देश ने शायद इस तरह की तस्वीरें पहली बार देखी हैं। यादगार तस्वीरें हैं और बड़ी बात यह है कि जब राहुल गांधी ओम बिरला को बधाई देने के लिए आ रहे थे तब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें हाथ से इशारा करके सामने बुलाया और उन्हें खुद ये ऑफर किया कि वो ओम बिरला को आकर बधाई दें। और इसके बाद जो परंपरा होती है उसके तहत प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ओम बिरला को उनके आसन तक लेकर गए और इस दौरान कैमरे का जो फ्रेम था उसमें प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी पहली बार एक साथ नजर आ रहे थे, यानी देश ने पहली बार इन दोनों नेताओं को एक साथ एक फ्रेम में आज देखा है। आपके चेयर है, आप संभालें प्लीज। तो ये जो तस्वीरें आज आप देख रहे हैं इनमें आपको इस बार के लोकसभा चुनावों के नतीजे नजर आ रहे होंगे। इन तस्वीरों में भारत की राजनीति में जो नया बदलाव आया है वो नजर आ रहा होगा। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी का यह पहला औपचारिक हैंडशेक है लोकसभा में, क्योंकि इससे पहले सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ था जब वर्ष 2018 में राहुल गांधी ने इसी लोकसभा में अपने भाषण के बाद प्रधानमंत्री मोदी को उनके पास जाकर गले लगा लिया था। लेकिन आज जो हैंडशेक हुआ है वो पहला औपचारिक हैंडशेक है जिसमें एक तरफ सदन के नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी हैं और दूसरी तरफ सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी हैं। दो तस्वीरें आप एक बार अच्छे से देखिए। ये पुरानी तस्वीर की मैं बात कर रहा हूं, बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए। ये पुराने संसद भवन की तस्वीरें हैं। 2018 में राहुल गांधी ने अपना भाषण शुरू किया था और प्रधानमंत्री मोदी को कुछ इस तरह गले लगा लिया था। लेकिन यह सब अनौपचारिक रूप से हो रहा था। औपचारिक रूप से आज संसद में इन दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है। आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को उन्हें अपने साथ रखना मजबूरी है। तो क्या यह वाकई मजबूरी है? क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? सच यह है कि वर्ष 2014 में जब सुमित्रा महाजन को लोकसभा का स्पीकर चुना गया था तब भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ लाल कृष्ण आडवाणी
और विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे सुमित्रा महाजन को उनके स्पीकर की कुर्सी तक लेकर गए थे। तस्वीरें जरा देख लीजिए, 2014 की तस्वीरें हैं। इसके बाद वर्ष 2019 में जब ओम बिरला पहली बार स्पीकर बने, तब प्रधानमंत्री मोदी के साथ यह जिम्मेदारी विपक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने निभाई थी। और इससे यह पता चलता है कि जब कांग्रेस ने लोकसभा में अधिकृत रूप से नेता प्रतिपक्ष का पद रखने का भी अधिकार खो दिया था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के नेताओं को उस समय भी पूरा सम्मान दिया था। इसलिए यह पहली बार नहीं हो रहा है और ना ही यह प्रधानमंत्री मोदी ने मजबूरी में कुछ किया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी का कद अब इतना बढ़ गया है और विपक्ष की मजबूती इतनी बढ़ गई है कि आज प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी को अपने साथ लेकर जाना ही पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है। पुरानी तस्वीरें आप देख सकते हैं, यह परंपरा शुरू से रही है। अब आप यह देखिए कि इस बार लोकसभा की कार्यवाही में क्या नया हुआ है और क्या क्या हुआ है। पहली बात, 10 वर्षों के बाद विपक्ष को अधिकृत रूप से सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद पहली बार मिला है 10 साल के बाद। और इस बार कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। और यह पहला मौका है जब राहुल गांधी को देश में कोई संवैधानिक पद की जिम्मेदारी मिली है। यानी यह राहुल गांधी का अपने जीवन में पहला संवैधानिक पद है, पहली संवैधानिक जिम्मेदारी है। अधिकृत रूप से नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी के पास लोकसभा के 10% सांसद होने चाहिए, जबकि इस बार कांग्रेस के पास 18% यानी 98 सांसद हैं। 2014 में कांग्रेस के पास 44 और 2019 में 52 सांसद थे, जो 10% यानी 54 सांसदों की संख्या से कम थे। और इसीलिए तब कांग्रेस को अधिकृत रूप से नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिला था। दूसरा, 10 वर्षों के बाद लोकसभा में विपक्ष सबसे मजबूत स्थिति में है। और पिछली लोकसभा में जहां विपक्ष के पास 142 सांसद थे, वहीं इस बार उनके पास 234 सांसद हैं। यानी विपक्ष पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा मजबूत है। संख्या बल पहले के मुकाबले काफी बढ़ चुकी है। इसलिए इस बार जो लोकसभा है वो एक तरफा नहीं होगी। तीसरी बात, दिवंगत नेता बलराम जाखड़ के बाद ओम बिरला भारत के दूसरे ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने बतौर लोकसभा अध्यक्ष अपना पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार स्पीकर की जिम्मेदारी संभाली है। और बड़ी बात यह है कि आज लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के सिर्फ 22 दिनों के अंदर ही स्पीकर के चुनाव के लिए एनडीए और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के बीच पहली सीधी टक्कर होने वाली थी। और जब यह टक्कर हुई भी तो विपक्षी दलों ने बिना मैच खेले ही, बिना युद्ध लड़े ही हार मान ली और ध्वनि मत से फैसला होने के कारण वोटों का डिवीजन भी नहीं हुआ। अगर ध्वनि मत की जगह वोटिंग से स्पीकर का चुनाव होता तो उससे पता चल जाता कि एनडीए के पास आज कितने सांसद हैं और विपक्ष कितना मजबूत है। लेकिन शायद विपक्षी दलों ने अपने नंबर्स को छिपाने के लिए वोटों का डिवीजन मांगा नहीं और स्पीकर के चुनाव का फैसला ध्वनि मत से ही हो गया। और विपक्षी दल कितने विभाजित हैं, इसका अंदाजा आप लगाइए कि टीएमसी का दावा है कि विपक्ष ने वोटों का डिवीजन मांगा था और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी का कहना है कि उन्होंने वोटों का डिवीजन मांगा ही नहीं था। इसके अलावा कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि ध्वनि मत में हां से ज्यादा ना बोलने वाले सांसद थे, उनकी आवाज मतलब ज्यादा तेज थी। लेकिन इसके बावजूद स्पीकर का चुनाव ओम बिरला जीत गए और बीजेपी ने इसमें भी विपक्ष के साथ एक खेला कर दिया। लेकिन हकीकत में क्या हुआ था और हां और ना में से किसके स्वर ज्यादा ऊंचे थे, आप खुद आज सुन लीजिए। Shri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. तो आज वैसे तो वोटिंग होनी थी और जब वोटिंग होती तो पता चल जाता कि प्रधानमंत्री मोदी की टीम के पास कितने वोट हैं और राहुल गांधी की टीम के पास कितने हैं। लेकिन आज वोटिंग नहीं हुई और उसकी जगह ध्वनि मत से
ये फैसला हुआ। और ध्वनिमत का मतलब होता है जब यस या नो आपको बोलना होता है और जिसकी संख्या और जिसकी आवाज ज्यादा होती है वो जीत जाता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने पर उनके काम के साथ साथ उनकी मुस्कुराहट और उनके विनम्र व्यवहार की प्रशंसा की। हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। गत 20 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है कि ज्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में ज्यादातर हमारे सभी माननीय सांसद आपसे परिचित हैं, आपके जीवन से भी परिचित है। और पिछली बार मैंने इस सदन में आपके संबंध में काफी कुछ बातें रखी भी थी और मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं एक सांसद के रूप में और हम सभी सांसद के रूप में आप जिस प्रकार से एक सांसद के नाते काम करते हैं, ये भी जानने योग्य है और बहुत कुछ सीखने योग्य है। मुझे विश्वास है कि आपकी कार्यशैली एज ए सांसद भी हमारे जो फर्स्ट टाइमर सांसद हैं, हमारे युवा सांसद हैं, उनको जरूर प्रेरणा देगी। वैसे तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसकी जिम्मेदारी स्कूल के प्रिंसिपल जैसी होती है और आपने भी देखा होगा प्रिंसिपल अगर स्कूल के हों या कॉलेज के हों, ज्यादातर अगर उन्हें सख्त तो होना ही पड़ता है और सख्त प्रिंसिपल अक्सर लोकप्रिय नहीं होते हैं। लेकिन ओम बिरला के बारे में कुछ बातें जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही वो बिल्कुल सही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ओम बिरला एक ऐसे पद पर बैठे हैं जहां बहुत बार सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, सांसदों को अनुशासित करना पड़ता है, ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो सबको पसंद नहीं आते, लेकिन इसके बावजूद ओम बिरला हमेशा विनम्र बने रहते हैं। उनकी सबसे खासियत यह है कि वो कभी आपको गुस्से में नहीं दिखाई देंगे, हमेशा विनम्रता से अपनी बात कहते हैं और बहुत डिप्लोमेटिक हैं, सबके साथ बनाकर सबको अपने साथ लेकर चलते हैं। इसीलिए वो सबसे लोकप्रिय लोकसभा अध्यक्षों में से एक हैं और कई बार जब वो अपने उस आसन पर बैठते हैं, अगर वो डांटते भी हैं किसी को तो डांटते भी हैं मुस्कुराते हुए, यानी उस समय भी समझ में नहीं आता कि वो मुस्कुराकर कुछ बात कर रहे हैं या किसी को डांट रहे हैं। इसलिए ओम बिरला जैसे जो लोग होते हैं वो बड़े दुर्लभ होते हैं, उनकी जो क्वालिटी है, और इसीलिए लोकसभा में वो इतने लोकप्रिय हैं और अब उन्हें ये दूसरा कार्यकाल उनका मिला है। इस बार के चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला और प्रधानमंत्री मोदी पहली बार गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को लगा था कि अब वो बदल जाएंगे, उनके व्यवहार में बहुत बदलाव आ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को अभी तक जो दिखाया है वो ये है कि वो वही हैं, वैसे ही हैं, उनके तेवर वही हैं, उनके फैसले वही हैं, उनका सरकार चलाने का स्टाइल वही है और उन्होंने कुछ भी बदला नहीं है। बड़ी बात जो आपको आज नोट करने की है वो ये कि ना तो प्रधानमंत्री मोदी के अंदर कोई बदलाव आया और ना ही उनकी सरकार में कोई बदलाव आया। आप देख सकते हैं कि एनडीए के मंत्रिमंडल का चुनाव हो, पहले के पहले सारे जितने मंत्री जहां जहां थे सब वैसे ही आ गए। स्पीकर का चुनाव हो, स्पीकर भी पुराने वाले आ गए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के लिए वही अजीत डोवाल का चुनाव हुआ और जितनी भी तमाम जो दूसरी बड़ी नियुक्तियां हैं
तमाम फैसलों में यही दिखाई देता है कि अब भी इस गठबंधन की सरकार में जो रिमोट कंट्रोल है वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है और असली बॉस अभी भी वही है, क्योंकि उन्होंने इस सरकार में भी कोई बदलाव नहीं किया है और सरकार चलाने का उनका मिजाज वैसा ही है जैसा पिछले 10 वर्षों में रहा है। यानी जब उनके पास 303 सीटें थीं तब भी वो ऐसे ही सरकार चलाते थे और जब उनके पास 240 सीटें हैं तब भी ऐसे ही सरकार चला रहे हैं। और आज भी 240 सीटों में बीजेपी की वही 303 सीटों वाली सरकार आपको वैसे के वैसे जस का तस वैसे के वैसे ही आ गई है। अब आप ये देखिए कि आज जब राहुल गांधी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली तो इस दौरान राहुल गांधी में 2 बड़े बदलाव कौन से नजर आए। आज राहुल गांधी थोड़े बदल गए। पहला बदलाव तो यह था कि आज राहुल गांधी ने अपनी सफेद टी शर्ट की जगह सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था, जबकि सफेद टी शर्ट राहुल गांधी के लिए काफी लकी मानी जाती है। इसी सफेद टी शर्ट में वो बड़े लोकप्रिय हुए और वर्ष 2004 में जब राहुल गांधी पहली बार अमेठी से सांसद चुनकर लोकसभा में आए थे तब उन्होंने नेताओं के पारंपरिक पहनावे को ही अपनाया था और वो सफेद कुर्ते पजामे में ही हर जगह नजर आते हैं। आज 2004 की उनकी तस्वीर निकाली है, देखिए, तब ऐसे बनकर आए थे वो, जैसे हमारे यहां नेता रहते ही हैं। फिर राहुल गांधी ने वर्ष 2022 तक इसी सफेद कुर्ते पजामे में अपनी राजनीति की, लेकिन उनके इस रूप को और इस पहनावे को जनता ने तब ज्यादा पसंद नहीं किया और इस सफेद कुर्ते पजामे में राहुल गांधी को वो राजनीतिक सफलता नहीं मिली जो उन्हें आज मिल रही है। लेकिन सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यह सफेद टी शर्ट पहनना शुरू किया और तब से लेकर लोकसभा में शपथ लेने तक वो इसी सफेद टी शर्ट में हर रोज हर जगह लोगों को दिखाई दिए और इसी सफेद टी शर्ट में देखकर लोगों ने उन्हें बड़ा पसंद किया, क्योंकि देश में पहली बार हमारे देश की जनता ने एक नेता को इस तरह के पहनावे में देखा जो बाकी के पारंपरिक नेताओं से बिल्कुल अलग दिखता था। ऐसे टी शर्ट पहने हुए हमारे देश में किसी लोगों ने नेताओं को देखा नहीं था, तो ये एक नई बात थी और लोगों ने इसे पसंद किया। और बहुत सारे जो युवा थे, देश के लोग थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे राहुल गांधी हमारे जैसे ही दिखते हैं, हमारी तरह ही बातें करते हैं, क्योंकि वो बातें भी बड़े सरल अंदाज में, सरल हिंदी में किया करते थे। लेकिन इसके बावजूद आज पहली बार जब उन्हें संवैधानिक पद मिला तो ये संवैधानिक पद मिलते ही राहुल गांधी ने अपनी इस सफेद टी शर्ट की जगह वही पुराना सफेद कुर्ता पजामा पहन लिया। अब आपसे मेरा यह सवाल है कि आपको राहुल गांधी सफेद टी शर्ट में और पैंट्स में अच्छे लगते थे या फिर आपको राहुल गांधी इस सफेद कुर्ते पजामे में अच्छे लगते हैं? आप चाहें तो हमें भी बता सकते हैं, वरना राहुल गांधी को भी आप बता सकते हैं। उनके सारे सोशल मीडिया के एड्रेस आपके पास हैं, उन्हें भी आप लिख सकते हैं कि आपको राहुल गांधी किस रूप में पसंद आते हैं, कुर्ते पजामे में या टी शर्ट में। अब देखिए दूसरा बदलाव, इसी तरह लोगों ने राहुल गांधी को चुनाव प्रचार के दौरान खटाखट वाले हिंदी के भाषणों के लिए पसंद किया था। आपको याद होगा जब वो बाहर जाते थे चुनाव प्रचार के लिए तब वो बहुत ही सरल आम बोलचाल की भाषा में अपना भाषण दिया करते थे। लेकिन आज जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने अपना पहला भाषण दिया तो उनका यह भाषण खटाखट वाली सरल हिंदी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में था, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज इस बार संसद में दबाई नहीं जाएगी। Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker, sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I am confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker, sir, the question is not how efficiently the House is run.
The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this country. So the idea, Speaker Sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. तो अपने चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी कहा करते थे कि मैं इस देश के एक आम नागरिक की तरह आपसे मिलने आया हूं, और वो एक देश के आम नागरिक की तरह बात करते थे। लेकिन आज वो नेता प्रतिपक्ष की तरह बात कर रहे थे, आज वो एक बड़े नेता की तरह बात कर रहे थे। लेकिन हम आज ये कहना चाहेंगे कि नेता विपक्ष रहते हुए भी राहुल गांधी टी शर्ट पहन सकते हैं, और नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भी वो सरल हिंदी में बात कर सकते हैं, सरल हिंदी में अपने भाषण दे सकते हैं। ये दोनों बातें संभव हैं। भारत में 90% लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा ना तो लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, और ना समझ सकते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी का अंग्रेजी भाषा में आज का भाषण भारत के बहुत सारे लोगों को आज शायद समझ ही नहीं आया होगा। जो उनके वोटर हैं, जिन्होंने राहुल गांधी को इस बार वोट दिया है, उन्हें भी समझ में नहीं आया होगा। और इस बात को अब इसलिए भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि राहुल गांधी अब भारत के 142 करोड़ लोगों की लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, और हमें लगता है कि उन्हें वही भाषा बोलनी चाहिए जो हमारे देश के लोग समझते हैं। और सबसे ज्यादा भाषा जो लोग हमारे समझते हैं वो है हिंदी भाषा। और राहुल गांधी ने भी तो इस बार रायबरेली से सांसद बने रहने का फैसला किया। रायबरेली मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश मतलब हिंदी भाषी राज्य। उत्तर प्रदेश का यह भी मतलब है कि जितना हिंदी बेल्ट की जो है वो राजनीति, और हिंदी बेल्ट की अगर राजनीति करनी है तो वो राजनीति हिंदी में ही हो सकती है। राहुल गांधी गांधी परिवार के तीसरे ऐसे सदस्य हैं जिन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। सबसे पहले राहुल गांधी के स्वर्गीय पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वर्ष 1989 से 90 के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद संभाला था। उस समय देश में वीपी सिंह की सरकार थी। उसके बाद उनकी पत्नी और राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी वर्ष 1999 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नेता प्रतिपक्ष रही, और अब सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी 53 वर्ष की उम्र में भारत की 18वीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष बने हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक नेता प्रतिपक्ष के क्या कर्तव्य और क्या जिम्मेदारियां होती हैं? लोकसभा की रूल बुक के मुताबिक, वो रूल बुक कहती है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष शैडो प्राइम मिनिस्टर की भूमिका में होता है, जो सरकार के गिरने पर और जरूरत पड़ने पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बन सकता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने तो यहां तक कहा था कि नेता प्रतिपक्ष प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग होता है। हालांकि तथ्य कहते हैं कि पिछली 17 लोकसभाओं में जितने भी नेता प्रतिपक्ष रहे, उनमें 3 नेता प्रतिपक्षी प्रधानमंत्री बन पाए, जिनमें राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और पीवी नरसिम्हा राव का नाम शामिल है। और इनमें भी पीवी नरसिम्हा राव और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद अगली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने थे, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी 4 बार, सुषमा स्वराज 1 बार, बाबू जगजीवन राम 1 बार और शरद पवार भी 1998 से 99 के बीच 1 बार नेता प्रतिपक्ष रहे, लेकिन वो कभी भी प्रधानमंत्री बन नहीं पाए। दूसरा, नेता प्रतिपक्ष का कर्तव्य होता है कि वो लोकसभा के सभी सत्रों में हिस्सा लें और सत्ता पक्ष की विवेचना करने के साथ उसका सहयोग करें, ताकि लोकसभा में राजनीति कम और काम ज्यादा हो। और अगर हंगामे के कारण लोकसभा में कामकाज सुचारू रूप से नहीं होता तो इसके लिए सत्ता पक्ष के साथ नेता प्रतिपक्ष भी जिम्मेदार होता है। तीसरा, नेता प्रतिपक्ष होने के कारण अब राहुल गांधी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन जाएंगे, और यह वो कमेटी है जो सरकार के खर्चों की जांच करती है। यानी अब राहुल गांधी सरकार से पूरा हिसाब किताब ले सकते हैं, यह उनका अधिकार है। औपचारिक रूप से वो सरकार से उनका सारा लेखा जोखा और सारा हिसाब किताब ले सकते हैं। चौथा, राहुल गांधी अब उस कमेटी का भी हिस्सा बनेंगे जो सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोकायुक्त, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन और भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। और इस पैनल में उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी
और कोई एक कैबिनेट मंत्री भी बैठेंगे। तो ये 3 सदस्यों की कमेटी होती है जो ये सारे बड़े बड़ी नियुक्तियां करती हैं। इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री होते हैं और तीसरा जो व्यक्ति होता है मेंबर, वो होता है नेता प्रतिपक्ष। और अब राहुल गांधी को आप नरेंद्र मोदी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ एक टेबल पर बैठे हुए देखेंगे और वो ये सारे जो बड़े बड़ी नियुक्तियां होंगी उसमें उनकी राय ली जाएगी और वो उसमें बराबरी के भागीदार होंगे। एक बहुत बड़ा बदलाव देश की राजनीति में आ रहा है। 5वां, नेता प्रतिपक्ष को सदन में बोलने के लिए विशेष अनुमति या पहले से कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती और इसीलिए राहुल गांधी अब जब चाहें संसद में कोई भी मुद्दा सरकार के खिलाफ उठा सकते हैं, जब चाहे बोल सकते हैं और लोकसभा में जब चाहे वो अपना भाषण दे सकते हैं। आपको याद होगा पिछली लोकसभा के दौरान उनका सबसे बड़ा आरोप क्या था कि मेरी आवाज को दबा दिया जाता है, मुझे लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता और मैं जब भी कोशिश करता हूं कि मैं बोलूं मेरी आवाज को दबा दिया जाता है। यह उनका सबसे बड़ा आरोप था। तो देखिए देश की जनता ने इस आरोप को सुना कि भाई राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा लोकसभा में, मेरी आवाज को दबा दिया जाता है। इसलिए इस बार भारत की जनता ने ऐसा फैसला सुनाया और राहुल गांधी को कहा कि अब आप जितना चाहे अगले 5 साल बोलिए, जब चाहे बोलिए, जिस मुद्दे पर चाहे बोलिए, जैसा चाहे वैसा जो आपको ठीक लगता है आप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर करिए। तो यह राहुल गांधी की बहुत बड़ी शिकायत इस देश की जनता ने इस बार दूर कर दी है। अब हमें यह देखना होगा कि 17वीं लोकसभा में राहुल गांधी कितनी बार बोले थे, उन्होंने कितने मुद्दे उठाए थे और अब नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद वो अगले 5 साल में देश में लोकसभा में कितने भाषण देते हैं, कितने मुद्दे उठाते हैं और अब उनका खुद का प्रदर्शन इस पद पर कैसा रहता है। 6, नेता प्रतिपक्ष जब चाहे सरकार से किसी भी मुद्दे पर जवाब मांग सकता है और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में विपक्ष के सभी सांसदों का नेतृत्व करता है और इसीलिए उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे विपक्ष को एक साथ अपने साथ लेकर चले, एकजुट रखे। 7वां, लोकसभा में होने वाली बहस का नेतृत्व भी नेता प्रतिपक्ष ही करता है और नेता प्रतिपक्ष ये भी मांग कर सकता है कि लोकसभा में किन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। और आखिरी पॉइंट ये कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष को पहली पंक्ति में बैठाया जाता है और उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार के तमाम बड़े कार्यक्रमों में उपस्थित रहें, ना कि उनका बहिष्कार करें। राहुल गांधी इससे पहले बहिष्कार की राजनीति करते आए हैं। वो कहीं भी जाते नहीं थे, सरकार के हर कार्यक्रम का बहिष्कार करते थे, लेकिन अब उन्हें बराबरी की भागीदारी निभानी पड़ेगी। यानी जिस तरह पहले राहुल गांधी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में, 26 जनवरी के मौके पर गणतंत्र दिवस के समारोह में या फिर स्वतंत्रता दिवस के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए, अब वो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते ऐसा नहीं कर पाएंगे और अब उन्हें गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर सुबह सुबह जल्दी उठकर वहां पर पहुंच जाना होगा और उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो सरकार की विवेचना करने के साथ साथ उसका सहयोग करते हुए भी नजर आएं। देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के सब नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए एलओपी का क्या मतलब है। एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूं। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। तो राहुल गांधी अब 54 वर्ष के हो गए हैं। इसी जून के महीने में वो 54 वर्ष के हो गए हैं और 54 वर्ष की उम्र में उनके जीवन में एक बहुत बड़ा ये बदलाव आया है। उनके जीवन में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मोड़ आया है और 54 वर्ष की उम्र में, और अगर आप देखेंगे तो पिछली बार उनकी लोकसभा में जो अटेंडेंस थी 50% के आसपास थी और अब नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनसे ये उम्मीद की जाएगी कि अब उनकी अटेंडेंस इससे कहीं ज्यादा हो। अब उन्हें हर रोज सदन में आना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, छुट्टियां कम लेनी पड़ेंगी। छुट्टियां तो शायद आजकल वो ले भी नहीं रहे हैं। विदेश भी अब कम जाना होगा और बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर आ गई है। और अब ये देश, उनके जो बहुत सारे समर्थक हैं वो तो उन्हें भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं, लेकिन ये देश बड़ा समझदार है, जनता बड़ी समझदार है। जैसा मैंने आपको कहा
पहले वो कहते थे मुझे बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए जनता ने उन्हें यह मौका दे दिया कि अब आप बोलिए अगले 5 साल तक। लेकिन जनता यह भी देखेगी कि नेता प्रतिपक्ष प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग होता है, यानी शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है वो देश का। तो शैडो प्राइम मिनिस्टर की भूमिका में राहुल गांधी का प्रदर्शन कैसा होता है, तब जनता ये जब देखेगी तब वो सोचेगी कि अब इन्हें असली प्रधानमंत्री बनाना है या फिर इन्हें शैडो प्रधानमंत्री ही बनाकर छोड़ देना है। यह जनता तय करेगी अगले 5 साल में। इसलिए यह बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी चुनौती है राहुल गांधी के लिए। अब देखिए कि आज नेता प्रतिपक्ष बनते ही पहले ही दिन कैसे राहुल गांधी को एक बड़ा झटका भी लग गया। आज स्पीकर के चुनाव के बाद ओम बिरला ने वर्ष 1975 में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पेश कर दिया और इस प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में 2 मिनट का मौन रखा गया और स्थिति यह हो गई कि हंगामे के बावजूद राहुल गांधी को अपनी ही दादी इंदिरा गांधी के एक गलत फैसले के खिलाफ आए निंदा प्रस्ताव में न सिर्फ शामिल होना पड़ा, बल्कि इमरजेंसी के विरोध में रखे गए मौन के दौरान भी वो सदन में मौजूद थे, ये जानते हुए देखते हुए कि ये मौन और ये प्रस्ताव उनकी अपनी दादी इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया है। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। इमरजेंसी के खिलाफ यह निंदा प्रस्ताव इसलिए आया क्योंकि भारत में इमरजेंसी को लगे अब 49 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब ये 50वां वर्ष शुरू हो गया है। और किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि वो इतिहास में हुई बड़ी बड़ी गलतियों को कभी ना भूले और देश के लोगों को ये बताए कि उस इमरजेंसी के काल में कैसे देश के संविधान को कागज का एक टुकड़ा बना दिया गया था। और आज जब लोकसभा के माध्यम से इमरजेंसी की निंदा की गई तो राहुल गांधी को भी इस निंदा में ना चाहते हुए शामिल होना पड़ा। लेकिन आज राहुल गांधी के सामने भी देश के लोग एक सवाल जरूर रखेंगे और उनसे एक सवाल पूछेंगे, वो ये कि राहुल गांधी अपने आप को इस समय संविधान का सबसे बड़ा रक्षक बताते हैं। जब शपथ लेते हैं तो संविधान अपने हाथ में रखते हैं और कहते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करने के लिए यहां पर आया हूं। चुनाव प्रचार भी उन्होंने पूरा जब किया तो यही बताते रहे कि संविधान खतरे में है और वो संविधान की रक्षा करने के लिए आए हैं। लेकिन अब सवाल उनसे यह है कि 1975 में जब इस संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थी, इस संविधान का सबसे बड़ा अपमान उनकी अपनी दादी इंदिरा गांधी ने किया था। क्या राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से उस फैसले की आलोचना करेंगे? क्या उस फैसले का विरोध करेंगे? क्या राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से कभी यह कहेंगे कि हां, मेरी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गलत किया था, मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने 1975 में इमरजेंसी लगाकर गलती की थी? बड़ी बात यह है कि अगर आज वो अपने आप को संविधान का सबसे बड़ा रक्षक मानते हैं तो जब संविधान का सबसे बड़ा अपमान हुआ तो क्या वो उसकी आलोचना नहीं करेंगे? क्या वो उस अपमान का विरोध नहीं करेंगे? या सिर्फ इसलिए चुप रह जाएंगे क्योंकि ये काम उनकी दादी ने किया था और ये काम उनकी अपनी पार्टी ने किया था? तो देश की जनता ये भी देख रही है और ये राहुल गांधी की अग्नि परीक्षा है कि वाकई वो संविधान को गंभीरता से लेते भी हैं या नहीं। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाषण की भी काफी चर्चा हो रही है, जिसमें ओम बिरला के स्पीकर बनने की बधाई तो थी लेकिन उनके लिए कई ताने भी थे, यानी तारीफ भी थी और ताने भी थे। और अखिलेश यादव ने बड़ी खूबसूरती के साथ मीठे मीठे शब्दों में ओम बिरला को उन्हीं की भाषा में सब कुछ कह भी दिया और यह भी बता दिया कि अब वो कितने परिपक्व नेता बन चुके हैं। आप भी देखिए। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। आपके इशारे पर
सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। देखिए, आज बड़ी अच्छी राजनीति लोकसभा में देखने को मिली और देश की जनता को ऐसी ही राजनीति चाहिए। पहली बात, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी एक फ्रेम में आपको नजर आए, एक साथ उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया। दूसरा, अगर आपने अभी अखिलेश यादव का भाषण सुना हो तो अखिलेश यादव क्या बता रहे हैं? उनकी भाषा जो है वो ये बताती है कि राजनीति में हमेशा कटुता, कड़वाहट और शत्रुता शोभा नहीं देती। हमेशा एक दूसरे के ऊपर चीखना, चिल्लाना, एक दूसरे का अपमान करना, ये सही राजनीति नहीं है। अगर अपनी बात कहनी है और दूसरे व्यक्ति की आलोचना भी करनी है तो वो आलोचना मीठे शब्दों में भी की जा सकती है। वो आलोचना बिना अपशब्द कहे, बिना किसी का अपमान किए, बहुत अच्छे और मीठे शब्दों में भी की जा सकती है। और आज अखिलेश यादव ने यही बताया कि वो बहुत परिपक्व नेता हैं और कैसे बोलना है, कौन से शब्दों का चयन करना है और कैसे अपनी बात भी कह देनी है और स्पीकर का अपमान भी ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना है। ये आज उन्होंने सुनिश्चित किया। और जब स्पीकर भी ओम बिरला जैसे हों, जो खुद इतने विनम्र हैं, जो अपनी आलोचना सुनने के बाद भी मुस्कुराते रहते हैं, उनके साथ ऐसी ही भाषा का उपयोग होना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 5 वर्षों में जब हमारे देश में बहस भी होगी, एक दूसरे का परस्पर विरोध भी होगा, जब लोग एक दूसरे के साथ सहमत नहीं भी होंगे, तब भी इसी तरह की जो उच्च स्तरीय राजनीति है वो की जाएगी। और आज अखिलेश यादव की इन बातों का जवाब दिया चिराग पासवान ने। चिराग पासवान भी अब मंत्री के तौर पर इस सदन में आए हैं और चिराग पासवान का क्या जवाब था ये भी आप देखिए। कई बार जब विपक्ष के द्वारा कई बातें कही जाती हैं, मैं इतना भी मैं जरूर आग्रह करूंगा कि जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। जब आप सत्ता पक्ष से किसी एक आचरण की उम्मीद रखते हैं तो वही उम्मीद हम लोग भी आपके राज्य में उसी आचरण की उम्मीद रखते हैं। कई राज्यों के ऐसे उदाहरण हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, पर जब आप स्पीकर के पद की बात करते हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर के पद की बात करते हैं, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे स्पीकर का पद और डेप्यूटी स्पीकर का पद भी आप ही के पास है, जहां पर सरकार एनडीए का कोई घटक दल नहीं चला रहा, विपक्ष के दल चलाने का काम कर रहे हैं। तो जो बड़े नेता होते हैं, जो बड़ी शख्सियत होती हैं, वो अपनी बात कहने के लिए अपना स्वर ऊंचा नहीं करते, बल्कि विनम्रता के साथ अपनी बात कह देते हैं और वो बात भी उतनी ही असरदार होती है। और इसी तरह की राजनीति की उम्मीद हम अगले 5 वर्ष अपने इन नेताओं से, जिन्हें देश की जनता ने चुनकर भेजा है, चाहे किसी भी पार्टी के हों, ये उम्मीद हम रखते हैं। अगर जय फिलिस्तीन के बाद भारत की संसद में किसी सांसद ने अपनी शपथ ग्रहण के दौरान जय खालिस्तान कह दिया, जय पाकिस्तान कह दिया या जय चीन कह दिया तो क्या होगा? असदुद्दीन ओवैसी ने कल लोकसभा में शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था, जिसके बाद से उनकी संसद की सदस्यता रद्द करने की मांग हो रही है। और इस मामले में अलग अलग पक्षों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिकायत की है और कहा है कि भारत की संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाना भारत के संविधान के खिलाफ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड 4 में स्पष्ट लिखा है कि अगर संसद का कोई सदस्य किसी और देश के प्रति अपनी निष्ठा और प्रतिबद्धता दर्शाता है तो उस सांसद की सदस्यता रद्द की जा सकती है। और इस हिसाब से जय फिलिस्तीन कहकर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी मुश्किलें बढ़ा ली हैं। और आज बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में जो नेता संविधान की इतनी राजनीति करते हैं, जिन्हें बार बार संविधान खतरे में लगता है, क्या वो ये कहने की हिम्मत दिखाएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कहकर भारत के संविधान का उल्लंघन किया है और इसके लिए उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। एक और बड़ी बात यह कि संसद के बाहर बयान देने में और संसद के अंदर बयान देने में अंतर होता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी शायद अपने वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में यह बात भूल गए और जिस संविधान को वो खतरे में बताते हैं, अब उसी के एक अनुच्छेद के कारण उनकी संसद की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। आज एक और बड़ा सवाल यह है कि जब जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह और जेल में बंद राशिद इंजीनियर जैसे
नए नेता शपथ लेने के लिए आएंगे और उन्होंने जय खालिस्तान अगर कह दिया, जय पाकिस्तान अगर कह दिया इसी संसद के पटल पर, तो फिर क्या होगा? और कोई और सांसद अगर अपनी शपथ के दौरान जय चीन कह दे, तब आप क्या कर लेंगे? ये कुछ सवाल हैं जो हमारे देश की जनता के दिमाग में इस समय घूम रहे हैं और हमारे देश के नेतृत्व का, जो राजनीतिक नेतृत्व है और हमारे संविधान के जो रक्षक हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो बातें हमारे देश के लोगों की भावना जो आ रही है उनके मन में, उनका जवाब उन्हें मिलना चाहिए। और वो पूछ यही रहे हैं कि अमृतपाल सिंह जब जेल से छूटकर आएगा और अपनी शपथ लेगा एक सांसद के तौर पर, और अगर उसने जय खालिस्तान कह दिया तो उस पर कौन सा नियम कानून लागू होगा? राशिद इंजीनियर जब जेल से छूटकर आएगा और उसने अगर जय पाकिस्तान कह दिया तो उस पर कोई नियम कानून लागू होंगे या नहीं होंगे? आज सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों कर लिया? और क्या यह गिरफ्तारी इसलिए हुई ताकि ईडी के मामले में अगर केजरीवाल को जमानत मिल जाए तो उन्हें इसके बाद भी जेल में ही रखा जा सके? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले हफ्ते ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने कल रद्द भी कर दिया, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और इस सब के बीच आज सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, यानी ये उनकी दूसरी गिरफ्तारी है। इसके बाद अदालत से भी सीबीआई को केजरीवाल की 3 दिन की रिमांड में भेज दिया गया। अब सीबीआई के सेक्शन के बाद केजरीवाल का जेल से बाहर आना और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर उन्हें ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे भी दी, तब भी सीबीआई के मामले में उन्हें शराब घोटाले के लिए अब जेल में ही रहना होगा। और इस बात को केजरीवाल समझते हैं और इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी उस याचिका को वापस ले लिया है जिसमें जमानत रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। और इसीलिए अब लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ईडी से निकले तो सीबीआई के चक्कर में फंस गए। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि अब अरविंद केजरीवाल ने भी अपना रूप बदल लिया है। राहुल गांधी तो टी शर्ट छोड़कर कुर्ते पजामे में आ गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब टी शर्ट में आ गए हैं और आजकल वो इस तरह की टी शर्ट में नजर आते हैं और उनका भी जो लुक है वो अब बदल गया है। तो अब अगले कुछ दिन अरविंद केजरीवाल सीबीआई की हिरासत में रहेंगे, सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी और इसका बड़ा मतलब यह है कि जब वो पहले ही जेल में हैं और ईडी के साथ लगातार उनकी ये कानूनी जंग चल रही है, बीच में सीबीआई का कूद जाना और सीबीआई का यह कहना कि हम भी अब इन्हें अपने उसी मामले में अपनी जांच के लिए अब हम भी इन्हें गिरफ्तार करेंगे, तो अब केजरीवाल की 2 गिरफ्तारियां हो गई हैं। ईडी से अगर बच भी गए तो सीबीआई उन्हें जेल के अंदर रखेगी, यह सुनिश्चित किया जाएगा। अफ्रीकी देश केनिया की संसद आज दिखाना चाहते हैं, जहां दंगे भड़कने के बाद उग्र प्रदर्शनकारियों ने वहां के संसद भवन में आग लगा दी और हालत यह हो गई कि जो सांसद सेनेट हॉल में चर्चा कर रहे थे, उन सांसदों को एक खुफिया सुरंग के रास्ते बाहर निकालकर किसी तरह उनकी जान बचानी पड़ी। केनिया की राजधानी नैरोबी इस समय दंगों की आग में झुलस रही है, जिसमें अब तक 23 लोग मारे जा चुके हैं और दंगे केनिया के गरीब तबके से आने वाले लोग कर रहे हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया की सरकारें इन दंगों को देखकर बहुत चिंतित है। चिंता का कारण यह है कि ये दंगे खाने पीने और जरूरी सामान और सेवाओं पर लगाए जाने वाले टैक्स में वृद्धि के खिलाफ हो रहे हैं और दुनिया यह देखकर हैरान है कि किसी देश में टैक्स और महंगाई के खिलाफ भी इस तरह का खूनी विद्रोह हो सकता है। तो देखिए, महंगाई के खिलाफ और टैक्स बढ़ने के खिलाफ केनिया की जनता कैसे सड़कों पर निकल आई। केनिया की सरकार हाल ही में एक नया बिल लाई थी, जिसके तहत वहां की सरकार ने ब्रेड पर टैक्स बढ़ाकर 16% कर दिया, कुकिंग ऑयल पर 25%, डिजिटल ट्रांजैक्शन पर 20%, बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर 40%। सोचिए, अगर आप बैंक में कुछ आदान प्रदान करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो 40% टैक्स। सैनिटरी पैड्स, मोबाइल फोन, कैमरा और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर भी सरकार ने एक नया पर्यावरण टैक्स लगाने का प्रावधान लगा दिया। इससे ये सारे प्रोडक्ट्स और सैनिटरी पैड्स 20% तक महंगे हो सकते थे। और इस बिल में यह प्रावधान भी था कि जो लोग 2 व्हीलर या गाड़ी खरीदते हैं, उनको उस वाहन पर हर साल एक अलग फीस सरकार को देनी पड़ेगी, जो गाड़ी की कीमत की 2.5% होगी। और टैक्स में वृद्धि के लिए लाया गया यही कानून लोगों के विरोध का कारण बना और केनिया के गरीब तबके से आने वाले लोगों ने
अपने देश की संसद में जबरदस्त तोड़फोड़ करके आग लगा दी। इन लोगों का कहना है कि जिस 5 करोड़ की आबादी वाले केन्या में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हैं, उन गरीबों के लिए खाने पीने के सामान पर टैक्स बढ़ाकर उनकी सरकार उनका दमन कर रही है, जिसकी वजह से केन्या के लोगों ने अपने देश की संसद में आग लगाकर यह बता दिया कि इन नेताओं को गरीबी पर टैक्स का बोझ डालने का कोई हक नहीं है। और यह केन्या के लोगों की ताकत ही है कि वहां की सरकार ने अब इस बिल में बहुत सारे प्रावधानों को वापस ले लिया है और केन्या के लोगों से माफी भी सरकार को मांगनी पड़ी है। तो देखिए, अगर आप हमारे देश के साथ केन्या की तुलना करें तो हमारे देश में जब कोई बड़ा फैसला होता है, टैक्सेशन बढ़ा दिया जाता है, कोई चीज महंगी भी हो जाती है, तो जिस देश में एक प्रॉपर व्यवस्था होती है वो कैसे व्यवहार करता है, और केन्या जैसा जो देश है वहां कैसे जनता सड़कों पर उतर आई और कैसे उन्होंने अपनी ही संसद में आग लगा दी, ये भी आप देख सकते हैं। दुनिया में सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है उस सलाह पर काम करना जो आप दूसरों को देते हैं।